हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के बारे में। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए दो अभियानों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गुजरात अभियान पढ़ चुके हैं, जो रणथंभौर अभियान पढ़ चुके हैं 1301 ईस्वी का। अब पढ़ेंगे 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया चित्तौड़ अभियान। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़ अभियान, इस अभियान की बात करें तो यह कब किया गया? 1303 ईस्वी में। यहाँ का उस समय यदि शासक की बात करें, कब की? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह। दोस्तों, आज हम इस अभियान के अंतर्गत केवल उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो इसका मैटर बहुत बड़ा है, जैसे कि आपको पता होगा इसी अभियान के ऊपर एक मूवी बन चुकी है पद्मावत। यदि आपको फुल स्टोरी जाननी है तो आप पद्मावत मूवी देख सकते हो, लेकिन हम केवल उन्हीं मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे जहां से अक्सर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। चलो हम अब ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया वो क्यों किया गया। थोड़ा हम फ्लैशबैक में चलेंगे। इसकी पत्नी के बारे में सुना होगा जिसका नाम था पद्मिनी। क्या था? पद्मिनी। कौन थी ये? पत्नी थी किसकी? रावल रतन सिंह की। अब थोड़ा सा ये ध्यान दो कि जो पद्मिनी थी वो कहाँ की रहने वाली थी? ये थी सिंहल प्रदेश, सिंघल प्रदेश, जिसे आप वर्तमान में क्या बोल सकते हो? श्रीलंका। प्रॉपर रहने वाली कहाँ की थी? ये श्रीलंका बोल दो, सिंहल प्रदेश बोल दो। अब दोस्तों, ये पुत्री किसकी थी ये जानने की थोड़ी आप इच्छा रखो। ये पुत्री थी इसी सिंघल प्रदेश का एक शासक हुआ करता था, उनका नाम था गंधर्व सेन। कौन? गंधर्व सेन। अब देखो, पद्मिनी पुत्री किसकी थी? गंधर्व सेन की। अब आगे देखो, अब यही सोच रहे होंगे कि सर श्रीलंका कहाँ है, राजस्थान, भारत में राजस्थान चित्तौड़ कहाँ है? ये इतनी दूर जो इनका संपर्क हुआ, यहाँ से पत्नी लेकर आया रावल रतन सिंह, उनका रीजन क्या था? इतनी दूर कैसे पहुँचा? तो वो देखो, चित्तौड़गढ़ में क्या इसी के दरबार में एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसका नाम था राघव चेतन। भैया यही तो इसकी पत्नी लाने में योगदान देता है और यही इस पर आक्रमण करने के लिए योगदान देता है। वो आप ध्यान से सुनो। ये क्या करता है? राघव चेतन किसी बात को लेकर, इन दोनों में, किसमें? रावल रतन सिंह और राघव चेतन, इन दोनों को बीच में कुछ बातों का डिस्कस हुआ, जिसके कारण रावल रतन सिंह क्या करता है? राघव चेतन को तीर्थ यात्रा पर भेजता है। सभी इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन जो मुझे नॉलेज है वो बताना चाह रहा हूं आपको। ये इसे तीर्थ यात्रा पर भेजता है। क्या? तीर्थ यात्रा पर, जिसे आप इसका पिकनिक भी बोल सकते हो। अब देखो, राघव चेतन है वो ब्राह्मण युग, कहने का मतलब ब्राह्मण जात से हैं। अब देखो, राघव चेतन क्या करता है? जो भी धार्मिक उत्सव हुआ करते थे उनमें भाग लेता था, जो भी परंपरागत रूप से जो चले आ रहे हैं पूजा पाठ, वो क्या करता था। लेकिन ध्यान दो, ये राघव चेतन पूजा पाठ के खातिर, इसे कहने का मतलब हनुमान चालीसा भी को ना हो। एक बात बताओ, जी आदमी ने हनुमान चालीसा भी को ना हो, वो तीर्थ यात्रा काम करे, इसके लिए तो पिकनिक ही हो गया। अब देखो, ये चला जाता है कहाँ? घूमता घूमता पहुँच गया सिंघल प्रदेश या श्रीलंका। यहाँ अलग अलग मत है इतिहासकारों के। कोई बोलता है कि यहाँ एक तोता था, वो इसे मिला रास्ते में, वो लेकर चला गया इस प्रदेश में जहाँ उसे पद्मिनी दिखाई देती है, और वहाँ से चलता हुआ वापस पहुँच जाता है कहाँ? चित्तौड़। चित्तौड़ पूछने के बाद देखो, ये इसे इसका जो सौंदर्य है उसके बारे में बता देता है, और यहाँ से चित्तौड़गढ़ से रवाना हो जाता है और राघव चेतन और रावल रतन सिंह पहुँच जाते हैं सिंघल प्रदेश में। वहाँ जाने के बाद पद्मिनी से शादी करता है कौन? रावल रतन सिंह। अब देखो, अब ध्यान देना, ये गंधर्व सेन कौन? इसका विवाह इससे करवा देता है। साथ ही में यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना,
किसको? रावल रतन सिंह को 363 दासियां भी देता है। क्या? ये एक पद्मिनी जो पत्नी के रूप में देता है, इसी के साथ 363 दासियां भी देता है इसकी सेवा करने के लिए। और ध्यान रखना, दो कौन? दो सेनापति देता है। एक का नाम है गोरा, दूसरे का नाम है बादल। गोरा इसका चाचा था, किसका? पद्मिनी का चाचा था, जबकि बादल क्या था? चचेरा भाई था। ये इसे 2 भेंट स्वरूप सेनापति देता है, साथ में पद्मिनी देता है और 363 दासियां भी देता है। चलो यहाँ तक बात हुई कि ये पत्नी को ले आता है। अब देखो आगे क्या होता है। राघव चेतन इसके दरबार में पूजा पाठ किया करता था। उस समय जब ये पद्मिनी नहीं आई थी, उससे पहले ये 2 बार दरबार में आया करता था, सुबह और शाम। भैया जब पद्मिनी यहाँ आ गई चित्तौड़, उसके बाद ये राघव चेतन दरबार में देखने कितने बार आने लग गए हो? 5-10 बार दिन में आयो करे। अब देखो राघव जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, इसको देखने के लिए कितनी बार आता है? 8-10 बार। इस बात को ये सहन नहीं कर पाता है, कौन? रावल रतन सिंह। और इसको कहने का मतलब इसका किसी बात को लेकर अपमान कर दिया जाता है। वैसे फुल स्टोरी आप पद्मावत मूवी में देख सकते हो, इसका किसी बात को लेकर अपमान कर दिया जाता है। अब देखो ये पहुंच जाता है दिल्ली, चित्तौड़ छोड़कर कहाँ चला गया? दिल्ली। दिल्ली के ऊपर शासन चल रहा था किसका? एक के अलाउद्दीन खिलजी का। ये पहुंच गया दिल्ली और दिल्ली पहुंचकर बोलता है कि देख अलाउद्दीन खिलजी, तेरे जितनी भी लुगाइयाँ ना, वह हम एक ही दिल लायकी कोने। इतनी बात सुनते अलाउद्दीन खिलजी आ गया गुस्से में और 2-4 गेरना की साले की झपट। क्या? ये बोलता है मेरी इतनी पत्नियां हैं, मुझे पता नहीं कि कौन मेरी पत्नी है और कौन नहीं। तुझे कैसे पता रहे कि मेरी पत्नियों में कोई सी दिल लगी कौन है? ये बोलता है महाराज कुछ भी हो, मैं आपको एक ऐसी स्त्री के बारे में बताने वाला हूँ जो अति सुंदर, आपकी पत्नियों में से कोई भी उसकी होड़ नहीं कर सकती। इतनी बात सुनते ही कौन? खिलजी क्या करता है? चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लेता है। ये सोचता है एक बार देखूं तो सही ऐसी कौन है। ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है कब? 1303 ईस्वी में। कहाँ पहुंच जाता है? चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है। कब पहुंचा? 1303 ईस्वी में। ऐसा बोला जाता है 6 माह, क्या 6 माह घेराबंदी चली किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में ऐसा बोला जाता है खाद्य सामग्री की कमी आने लग गई। उसी बीच कुछ मजबूरियां फंस गई। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। रावल रतन सिंह के सामने कुछ परेशानियां आने लग गई। अब देखो ये भी इधर परेशान हो चुका था। 6 माह की घेराबंदी चली, इसको ऐसा लगने लग गया था कि मेरे द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार करना इम्पॉसिबल जैसा महसूस हो रहा था इसको। तो ये क्या करता है, इधर ये भी परेशान हो चुका था। क्या? खाद्य सामग्री खत्म होती जा रही थी। अब ये बोलता है कौन? एक के। इसके पास संदेश भी जो आता है, यदि रावल रतन सिंह तुम यदि पद्मिनी के मुझे दर्शन करवा दोगे तो मैं ये घेराबंदी हटा लूँगा और वापस दिल्ली लौट जाऊँगा। ये भी बड़ा शातिर था, इसकी भी मजबूरियाँ भी थी और शातिर भी था। ये कुछ विशेष शर्तों के साथ इसे बोलता है कि मैं तुम्हें पद्मिनी की शकल सूरत दिखा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे बंदी बनाकर लाया जाएगा और केवल जल झरोखे के द्वारा आपको पद्मिनी की शकल दिखाई जाएगी। ये मान लेता है, चलो कोई बात नहीं, आप दिखाओ तो सही। पहुंच गया चित्तौड़गढ़ में। जल झरोखे के द्वारा इसका पद्मिनी का मुंह दिखाई गया। वहाँ पर ये खुश हुआ, लेकिन इसकी नीयत बदल गई, क्योंकि चित्तौड़गढ़ देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसका जो मेन उद्देश्य था पद्मावत के अकॉर्डिंग
तो पद्मिनी को प्राप्त करना भी था। कई अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, बहुत सी इसकी आकांक्षाएं थी। अब देखो, जब ये चेहरा देखकर चित्तौड़गढ़ से बाहर जाता है तो चित्तौड़गढ़ के शासक रावल रतन सिंह इसे बाहर गेट पर छोड़ने जाते हैं। अब आपको तो पता होगा, हमारे हिंदुओं में कुछ रीति रिवाज है कि जो भी मेहमान आया करते हैं उन्हें गेट तक छोड़ने का क्या है, हमारे रीति रिवाज है। क्यों छोड़ते हैं? गेट तक तो पहुंचा दिया जाता है, वहाँ से कुंडी लगा दिया जाता है, पाचा ना हो जाए। समझ गए हो? ये रहा हमारे जो रीति रिवाज है। ये गेट तक छोड़ने जाता है, ऐसा बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पीछे तलवार थी, वो तलवार निकालता है और रावल रतन सिंह के गर्दन पर लगा देता है। उसके बाद देखो, इस रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर ले जाता है। बंदी के रूम में लाया किसको गया था? एके को, लेकिन बंदी बनाकर ले जाया किसको गया? रावल रतन सिंह को। और लेकर पहुंच गया कहाँ? तंबू में, जहां डेरा डाल रखा था वहां तंबू बना रखा था, उस तंबू में पहुंच जाता है कौन? एके और रावल रतन सिंह। अब देखो, वहां से संदेश भिजवाता है, यदि आपको, कहाँ? चित्तौड़गढ़ में संदेश भिजवाता है, यदि आपको रावल रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी को हमारे सामने पेश करना पड़ेगा। वो देखो आप, यहाँ पर अभी ये बात किसको पता चलती है? इसके दो सेनापति गोरा और बादल, ये बात पता चलती है। गोरा और बादल जो कि रतन सिंह के क्या थे? मुख्य सेनापति। अब ध्यान दो, पद्मिनी और इनके नेतृत्व में एक कहने का मतलब मीटिंग हुई, उसके अंतर्गत ये फिक्स किया गया कि रावल रतन सिंह को कैसे बचाया जाए, वहाँ से कैसे निकाला जाए। तो इन्होंने क्या किया, उस मीटिंग में ये फैसला लिया कि हम यहाँ से पद्मिनी को तो भेजेंगे, लेकिन पद्मिनी की जगह किन को भेजेंगे? या तो गोरा या बादल को पालकी में बिठाकर भेजा जाएगा। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, इधर अलाउद्दीन खिलजी की आकांक्षाएं, लालसाएं बढ़ जाती है। ये बोलता है पद्मिनी के अलावा जो इसकी सेवा में लगी 16,000 दासी हैं वो भी मुझे चाहिए। अब देखो, इधर रावल रतन सिंह फंसा हुआ है, इधर पद्मिनी और इनकी मीटिंग चल रही है। ये फिक्स किया गया कि अब यहाँ से पद्मिनी जाएगी, लेकिन वो वास्तविक रूम में नहीं जाकर इनके रूम में जाएगी। किनके? गोरा और बादल। इन दोनों को पालकी में बिठाया गया। साथ में ध्यान दो, 16,000 कितने? 16,000 राजपूत योद्धा दासियों की जगह पालकी में बिठाए गए। अब आपको तो पता होगा, एक पालकी को उठाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? वो चाहिए 6 व्यक्ति। 16,000 पालकियों को उठाने के लिए कितने चाहिए? 96,000 व्यक्ति। 16,000 पहले हैं, टोटल कितने हो गए? अब देखो, टोटल हो गए 1,12,000। ये योद्धा यहाँ से पालकियों में बैठकर रवाना हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं तंबू डेरा जहाँ भी डाल रखा था खिलजी, वहाँ पहुँच जाता है। अब देखो, बादल, गोरा बादल में से एक है जो आगे आगे पद्मिनी का पता है आपको, यदि यहाँ से दासिया जाएगी तो आगे आगे किसकी पालकी होगी, तो वो होगी पद्मिनी की। उसमें गोरा या बादल में से एक को बिठा दिया गया। अब ये तैयार था कि जैसे ही वहाँ अलाउद्दीन खिलजी देखेगा कि वास्तव में चेक तो करेगा, साफ सी बात है। अलाउद्दीन खिलजी से एक संघी व्यक्ति था, खुद धोखा देता था, तो इसके दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि सामने वाला भी धोखा दे सकता है। तो इसको ये पता था कि अलाउद्दीन खिलजी चेक करेगा ही करेगा। जब वो अंदर अपनी पालकी में मुंह देगा, उसी समय में उसके ऊपर वार कर दूंगा और उसका काम निपटा दूंगा। ये पूरी तरह तैयार था। लेकिन इधर खिलजी भी बहुत शातिर दिमाग का था। ये तो शातिर था ही था, ये डबल शातिर था। जैसे ही वहां पहुंचती है सेना, जब रावल रतन सिंह को रिहा करने की बोले तो बारी आई, तब क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? बोलता है कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इनके अंदर वास्तव में क्या दासियां हैं। तो जब ये दिमाग लगाता है, यदि मैं अंदर गया और इनमें से कोई राजपूत योद्धा निकला तो मैं मारा जाऊंगा। ये क्या करता है, 10 फीट लंबी एक भाला लेता है और उस भाले से क्या करता है, पालकी का पर्दा दूर करता है। अब देखो,
पालकी का पर्दा दूर किया, ये तैयार था। अब ये क्या कर देता है, हमला कर देता है। उस समय पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या किया गया है, विश्वासघात। वहाँ क्या होता है, एक घमासान युद्ध होता है जिसमें गोरा और बादल दोनों मारे गए। साथ में इधर वीर गति को प्राप्त हुए कौन, रावल रतन सिंह। देखो यहाँ पर दोनों, ये एक तो ये और ये दोनों क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखो, जब ये समाचार चित्तौड़ दुर्ग के अंतर्गत किसके माध्यम से, किसी भी माध्यम से पहुंचा, कहाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो ध्यान दो वहां पर पद्मिनी के नेतृत्व में एक जोहर रचा गया। अपने शौर्य की रक्षा के खातिर यह क्या रचा गया, जोहर, जो ऐसा बोला जाता है 16,000 दासियों के साथ रचा गया। अब देखो इस जोहर के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वो देखो। आपने सुना होगा मलिक मोहम्मद जायसी, एक व्यक्ति थे जिन्होंने रचना की थी पद्मावत की। पता है आपको कब की थी, ये की थी 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ये लगभग लिखी गई कभी, इस घटना के लगभग 240 साल के बाद लिखी गई, लेकिन जो लिखी उसी से हमें जानकारी मिलती है इस तरह की जो भी रामायण हुई उसके बारे में। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये जोर हुआ। देखिए ध्यान रखना, इसी के साथ एक कवि आया था, इसका नाम था अमीर खुसरो, जो इसी के शासन काल में रहा करता था, वो इसके साथ आया, लेकिन उसने इस जोहर के बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में 1540 में लिखी गई, उसमें इस जोहर का वर्णन किया, इस कहानी का वर्णन किया, वहाँ से हमें इस कहानी की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना ये राजस्थान का दूसरा जोहर था। इससे पहले रणथंभौर में जोहर किया गया था, वो रंगबाई के नेतृत्व में किया गया था। ये राजस्थान का दूसरा जोहर किया गया चित्तौड़ में। और ये ध्यान रखना, माने तो ये चित्तौड़गढ़ में जो जोहर हुआ वो राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग, पद्मावत के अकॉर्डिंग। अब देखो इसके साथ किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो। ये एक कवि था। ये क्या करता है, इसके बारे में, किसके, जोहर के बारे में रामायण नहीं लिखता है, लेकिन ये अपनी एक रचना थी खजाइन उल फुतूह, उसमें बोलता है कि यहाँ पर 30,000 बेवजह लोगों को मारा गया। केवल इसका वर्णन करता है, बाकी जोहर के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वो पद्मावत से मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ध्यान रखना, चित्तौड़ पर क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। और चित्तौड़ का नाम बदलकर, ध्यान रखना है कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसने खिजराबाद रख दिया। क्या, खिजराबाद रख दिया, किसका नाम बदलकर, चित्तौड़ का नाम बदलकर। इसका प्रशासन सौंपा गया वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा। ऐसा बोला जाता है कि 6 माह के बाद खिज्र खां अभी यहाँ से चला गया था, ऐसे जानकारी मिलती है। अब देखो आगे, इसे लगभग ये चित्तौड़गढ़ की क्या है जो घटना थी, ये आक्रमण था। इससे लगभग जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए। इसी के साथ आप एक चीज़ ध्यान रखना, खिलजी ने एक दरवाजे का निर्माण करवाया था, उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। इसकी लोकेशन है अभी नई दिल्ली। ध्यान रखना, इस अलाई दरवाजे को ध्यान रखना, भारत में वास्तविक मुस्लिम कला का रत्न बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मुस्लिम, क्या, मुस्लिम स्थापत्य कला का रत्न किसे बोला जाता है, तो अलाई दरवाजा को बोला जाता है। इसका जो बनवाया, इसको वो बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी से पहले एक कर चला करता था, उसका नाम है खम्स कर। ये कर लूट के सामान पर लगाया करता था। कोई भी बादशाह होता था, शासक होता था, वो क्या करता था, जो अपने अभियानों में से जो धन लूट कर लाया करते थे, उसी में से ध्यान रखना 1/4 धन तो कौन रखता था, राजा रखता था। और 3/4 धन कौन रखता था, वो रखती थी सेना।
लेकिन ध्यान दो, इस क्रम में परिवर्तन करते हुए खिलजी ने क्या किया, 1/4 जो लूट का धन है वो दिया करता था सेना को, और 3/4 रखा करता था कौन, खुद अलाउद्दीन खिलजी। इसी कारण ध्यान देना, इसी कारण ऐसा बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास अपार धन संपदा हो गई थी, जिसके चलते इसने क्या किया, अपने साम्राज्य में सुधार की दृष्टि से इसने एक व्यवस्था लागू की, बाजार व्यवस्था। ये भी बहुत बोले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे भी कई बार यदि आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, बाजार व्यवस्था इसने शुरू की, एक सुधार की दृष्टि से की। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक सुधारवादी शासक हुआ है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बलबन के बारे में। बलबन को ध्यान रखना, बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का शासनकाल बोला जाता है। मान्य तो एक तरह से कठोर बनाया उसने अपने शासनकाल को, लेकिन सुधारवादी शासनकाल के नाम से जाना जाएगा। तो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी इसकी जो बाजार व्यवस्था है पूरी डिटेल से तरीके से मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। यदि आपको हमारी क्लास अभी तक की जो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।